अभी तक हमने LT 2015 में आए हुए फिजिक्स के कुछ सवाल किए और उसी में आगे हम कुछ और कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 198, बिट रेट ऑफ फॉर ए सिग्नल which has sampling rate is 8 kilohertz and 60 quantization level has been used is मतलब आपको बिट रेट बताना है, ठीक है, जिसका सैम्पलिंग रेट 8 किलो हर्ट्ज हो और इसमें 16 क्वांटाइजेशन लेवल हो। तो हमेशा याद रखेंगे क्वांटाइजेशन लेवल्स को दिखाते हैं 2 की पावर n विच इज़ गिवन 16। तो यहाँ से 2 की पावर n इज इक्वल टू 4 इसको आया, तो यहाँ से और सॉल्व इसको हम करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 4, ठीक है। तो n इज इक्वल टू हो गया आपका 4, तो n आपको पता चल गया। फिर बिट रेट जो होता है इसके लिए एक फॉर्मूला होता है आपका सैम्पलिंग रेट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड, यानी कि n। तो ये जो n है ये नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड है। तो सैम्पलिंग रेट हो गया आपका 8 क्रॉस 10 पावर 3 किलो हर्ट्ज है ना, उसको हर्ट्ज में बना लिया और आपका नंबर ऑफ बिट्स हो गए आपके 4। कितना आ गया 32,000 बिट्स पर सेकेंड। तो ये कौन सा आंसर है, आंसर नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका 198 था, अब आपके पास है 199, ठीक है। फोकस लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर की फोकस लेंथ बतानी है। तो देखो 3 टाइप के हमारे पास होते हैं। एक होता है आपका कॉनकेव, जो कुछ ऐसा होता है। फिर होगा आपका कॉन्वेक्स, जो ऐसा होता है। फिर हो गया आपका प्लेन, जो ऐसा स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो कॉनकेव की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इनफाइनाइट, यानी कि डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 200, इसमें हमें क्या बताना है, कोहेरेंट टाइम बताना है। आपको कोहेरेंट लेंथ दे रखी है, ठीक है, और आपको कोहेरेंट टाइम बताना है। तो कोहेरेंट टाइम जो होता है आपका कोहेरेंट लेंथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो कोहेरेंट लेंथ हो गई आपकी L, वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया C। तो आपका T इज इक्वल टू क्या आ गया, L/c। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो ये वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 198, 199, 200 आपका हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया 196। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो गेट है ये कौन सा गेट है, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसा गेट बनाया हो जिसमें आपके 2 इनपुट हैं, फिर एक और गेट है, उसके आगे ये जो है ये होता है आपका नॉट का साइन होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर गेट, ठीक है, और नॉर गेट होता है। और कभी भी अगर आपके ऐसा कुछ बना हो, ठीक है, और बीच में डॉट हो, तो ये आपका एक्सऑर गेट होता है, सॉरी एक्सनॉर गेट होता है, ठीक है। और कभी भी आपके अगर ये ऐसे कभी भी आपके अगर ऐसे आपको दिया है और यहाँ बीच में ऐसा प्लस है, तो ये आपका एक्सऑर गेट होता है, ठीक है। तो ये नॉर गेट है। नॉर गेट में का एक्सप्रेशन जो आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू a प्लस b का मॉडुलस, ठीक है। क्योंकि और
उसके आगे नॉट लग गया, ठीक है। एक्स नॉर के लिए जो आप लिखते हो वो हो जाएगा आपका, सॉरी एक्स नॉर के लिए जो आप लिखते हो हो जाएगा आपका ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा ए बी प्लस ए बी का बार, ठीक है। और इसके लिए हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा आपका ए बार बी प्लस बी बार ए, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था ये नॉर गेट था। तो हमको 197 है, ठीक है। तो 197 में हमको वी ए बी निकालना है, ठीक है। तो वी ए बी हमको बताना है। तो सबसे पहले तो देखो इसमें क्या है, इसमें डायोड है, ठीक है। और जो डायोड का जो पॉजिटिव है वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ है, तो इसका मतलब ये तो हो गया आपका फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस हो गया तो इसका मतलब इसमें करंट पास होगी, ठीक है। तो अब हमको वी ए भी निकालना है, वी और वी मतलब ए बी, इसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल निकालना है। तो जब हमको इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है तो हमको करंट चाहिए होगी, और रेसिस्टर तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कॉम्बिनेशंस देख के। तो डायग्राम पे अगर आप देखते हो तो अगर मैं इसको रेसिस्टर नंबर 1 कह दूँ, इसको 2 कह दूँ, इसको 3 कह दूँ, तो आपको दिख रहा होगा R2 एंड R3 क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। तो इनका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10 क्रॉस 10 अपॉन 20 यानी कि 5 ओम, ठीक है। फिर इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया R इक्विवेलेंट, और जो ये 1 है रेसिस्टर नंबर 1, ये आपको सीरीज में दिख रहे हैं, यानी कि R1 एंड R इक्विवेलेंट कैसे हैं, सीरीज में है। तो नेट R कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 प्लस 5 यानी कि 15 ओम, ठीक है। अब आपको 15 ओम पता चल गया, इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 15 ओम आपको पता चल गया, और आपको पोटेंशियल दिया हुआ है, तो आप आई निकाल सकते हो, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो वी आपका 30 हो गया और आपका रेजिस्टेंस आ गया 50, तो यानी कि 2 एम्पियर हो गया, ठीक है। तो इस पूरे सर्किट में 2 एम्पियर करंट है, मतलब आई यहाँ से 2 एम्पियर करंट आपको मिल गया। फिर आप देख पा रहे होगे कि ये जो 10 ओम है यानी कि रेजिस्टेंस 1 R1, और जो हमने R इक्विवेलेंट निकाला था यानी कि 2 और 3 का इक्विवेलेंट, ये दोनों किस में है, सीरीज में है, दिख रहा है आपको। तो ये दोनों सीरीज में है, तो इसका मतलब क्या है, सीरीज में करंट रहती है सेम, ठीक है, करंट रहती है सेम। तो अब आपको ये पता चल गया कि जो R1 पे जो करंट होगा वही R इक्विवेलेंट पे होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास R इक्विवेलेंट यानी कि वी ए बी जो निकालना है वो जाएगा आपका आई R इक्विवेलेंट, जो हमने यहाँ पे निकाला था 5 ओम, तो आई हो गया 2, R इक्विवेलेंट हो गया 5, यानी कि कितना हो गया 10 वोल्ट। तो इसका मतलब वी ए बी कितना है आपका 10 वोल्ट है। ये बात क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 187 है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो देखो आपको इस क्वेश्चन में आई थिंक जो मतलब मुझे लगा इस यहाँ पे होना चाहिए था नॉट प्रोपोर्शनल, क्यों किसके प्रोपोर्शनल नहीं होती है, ठीक है। तो मैंने मतलब देखो इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, p है आपका मोमेंटम, ठीक है। तो जब आप लैम्डा को मोमेंटम को कन्वर्ट कर लेंगे p इज इक्वल टू एम वी में, तो हो जाएगा एम वी, यानी कि मास और वेलोसिटी के टर्म में आ गया। तो लैम्डा जो है वो मास के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी की भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और p के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो किसके नहीं है, p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये होना चाहिए था इसमें कि नॉट प्रोपोर्शनल टू, मतलब किसके प्रोपोर्शनल नहीं है,
1/p के है लेकिन p के नहीं है। अगर ये p इनवर्स होता तो हम कहते प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 188। तो आपको जो काइनेटिक एनर्जी बतानी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, आपको हाइड्रोजन एटम के लिए काइनेटिक एनर्जी बतानी है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, ये आई थिंक बोर के मॉडल की बात हो रही है। ठीक है, और बोर के मॉडल के अकॉर्डिंग आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो होती है आपकी 8 अपॉन 8πε0 r। आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो होती है -e² अपॉन 4πε0 r। तो इससे आपको क्लियरली दिखता है ना, ये इस रिलेशन से आपको दिखता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी के बाई 2 होती है। कैसे? नेगेटिव टर्म में। ठीक है, तो यानी कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का क्या को नेगेटिव बाई 2 से यानी कि -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो ये हमारा रिलेशन होता है। तो अब हमको काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है? e² अपॉन 8πε0 r। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि अगर इसने प्रोपोर्शनल पूछा होता, ठीक है, प्रोपोर्शनल पूछा होता तो इसको मैं ऐसे कर सकता था 2 4πε0 r। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाती वो हो जाती, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है 1/4πε0, तो हो जाता e²/2r। ठीक है, तो अगर उसने प्रोपोर्शनल पूछा होता तब तो e²/2r होता, लेकिन उसने क्या पूछा है, कितनी होती है। तो आप ये 4πε0 जो है कांस्टेंट, इसको हटा नहीं सकते ना। इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 9 × 10⁹ ठीक है, आप इसको रिमूव आउट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आई थिंक जो आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, क्योंकि आप कांस्टेंट टर्म को वैसे रिमूव नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसकी एक कोई वैल्यू है ना, 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू आती है। हाँ, अगर प्रोपोर्शनल लिखा होता, ठीक है, तो ये आ जाता, क्योंकि k कांस्टेंट हो जाता और k की वैल्यू कितनी हो जाती, 4πε0। ठीक है, तो आई थिंक इसका नन ऑफ दीज होना चाहिए। आप बताइएगा। ठीक है, अगर इसका आंसर शीट में e²/2r दिया है तो देख लेंगे, और वैसे मैंने आपको बता दिया है क्योंकि इसके साथ एक टर्म आपका 4πε0 भी इसके साथ में है ना, तो हम उसको ऐसे रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, व्हाट विल द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ Li7 न्यूक्लियस टू Fe56 न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमको रेडियस का रेशियो बताना है R1/R2 किसका, Li7 का और Fe56 का। तो देखो इसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। R इक्वल टू होता है R0 a⁴ ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखे तो जगह R0, ए होता है आपका मास नंबर, तो इसमें मास नंबर आपका 7/1/3, और ऐसे यहाँ लिख लें R0 56/1/3। R0 से R0 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 7/1/3 टू 56/1/3। ठीक है, अब आप इनका क्यूब रूट निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1.91 अपॉन 3.82, तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट अराउंड 1/2, यानी कि 1/2। ठीक है, तो इसका आंसर है 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप इसको जैसे एग्जामिनेशन हॉल में, तो हमको मतलब ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, तो इसमें कैलकुलेटर हमारे पास होता नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 7/1/3 है और ये 56/1/3 है, तो 7 8 जा 56, तो हो जाएगा 1/8 ठीक है, और ये भी हो जाएगा पावर 1/3, तो 1/1/3 यानी कि 1 और 8/1/3 यानी कि 2। तो ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 190।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 190 है, ये आपको सिंबल है, आपको बताना है ये क्या है। देखो ये सिंबल हमेशा ट्रांजिस्टर का होता है, और ट्रांजिस्टर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है NPN, एक होता है PNP। ठीक है, तो NPN और PNP हमारे पास दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं। तो ये हमको जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर दिया है ना, ये आपका NPN है। ठीक है, तो ये आंसर नंबर हो गया डी। और PNP कैसा होगा, PNP भी आप ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, ऐसे, ये आपका मीटर, कलेक्टर, बेस, और ये जो आउटवर्ड जा रही है ना, ये आउटवर्ड करंट के डायरेक्शन आउटवर्ड, इसको आप इनवर्ड दिखा दोगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका PNP हो जाएगा। ठीक है, अगर इनवर्ड आ रहा होगा करंट, तो वो PNP, आउट जा रहा होगा तो वो NPN। ठीक है, ये आप याद कर लेना, ये आपको बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा हुआ है कि एक साइक्लोट्रॉन है। ठीक है, उसमें जो आपका क्या कहते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, वो पार्टिकल के से किस मतलब कैसे इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो साइक्लोट्रॉन, ये आपने 12th में पढ़ा होगा। तो साइक्लोट्रॉन में क्या होता है कि दो टाइप के फोर्स होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के फोर्स होते हैं, और वो फोर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एक होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है आपका मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिलेशन आपको पता है mv²/r, और मैग्नेटिक फोर्स के लिए आपको पता है QVB साइन थीटा। साइक्लोट्रॉन में जो आपका साइन थीटा होता है वो जनरली 90 डिग्री होता है, तो ये QVB आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप V की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो V की वैल्यू आ जाएगी QRB/m। ठीक है, फिर यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2π न्यू। ठीक है, और न्यू कैसे निकलेगा, 1/t, और t कैसे निकलेगा, t निकलेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे निकलेगा। तो टोटल डिस्टेंस जो है 2πr, क्योंकि सर्कुलर मोशन है, स्पीड होगी v। तो यहाँ से आपने t निकाल दिया, यहाँ से आपने न्यू निकाल दिया। ठीक है, तो जब आप ओमेगा रखेंगे तो ओमेगा क्या आ जाएगा, 2π न्यू आपने कैलकुलेट कर लिया 1/t से, तो आ जाएगा आपका 2π QV/2πm। ठीक है, तो कैंसिल, तो क्या आ गया, QB/m। तो देखो एंगुलर फ्रिक्वेंसी किस किस पे डिपेंड कर रही है, वो Q पे डिपेंड कर रही है, B पे कर रही है, और M पे कर रही है, यानी कि चार्ज पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, और मास पे। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा स्पीड। ठीक है, तो हमारे पास जो साइक्लोट्रॉन है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी किस पे डिपेंड नहीं करती है पूछा है, तो वो इंडिपेंडेंट होती है स्पीड के। ठीक है, आंसर नंबर बी। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल थीटा इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ये कैसे आपका रिलेट करता है। तो देखो जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है ना, इस पे क्या होता है, दो टाइप के टॉर्क लगते हैं। एक तो जो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क होता है, आपको ये याद ही होगा, τ=NI/AB। ठीक है, और एक होता है आपका काउंटर टॉर्क, ठीक है, और वो होता है τ=K θ। अभी जो टॉर्क होते हैं ना, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो NI/AB = K θ, तो I = K θ/NAB। ठीक है, तो इस रिलेशन से हमको सीधे क्या पता चल रहा है कि I किसके प्रोपोर्शनल है, थीटा के। तो आंसर आ गया आपका बी। ठीक है,
तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो थे आपके इंटरमीडिएट से थे, इंटरमीडिएट लेवल से, साइक्लोट्रॉन और मूविंग कैलकुलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 169, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की आपको यूनिट बतानी है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि सिंपली मैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर लो तो एक्चुअली क्या है, इसके 3 यूनिट होती हैं। ठीक है, तो आप आंसर से भी देख सकते हो, ऑल ऑफ द अबव लगा के ना, तो आप एक तो सीधे यहाँ से भी लगा सकते हो। ठीक, और वैसे देखना है तो क्या होगा, देखो तो होती टेस्ला, ठीक है, दूसरी होती है आपकी वेबर मीटर स्क्वायर, और तीसरी होती है आपकी न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, तो 3 यूनिट होती हैं। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, इसमें तो ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं, तो आप इसको याद कर लेना। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि, और यह मैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 170, मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो क्या है, डेल्टा बी इज इक्वल टू 0। ये भी आपका स्ट्रेट क्वेश्चन है मैक्सवेल की इक्वेशन से। मैक्सवेल्स की 4 इक्वेशन होती है ना, बस ये वहीं से है। कौन कौन सी होती हैं याद है, डेल्टा ई इज इक्वल टू 0, दूसरा होता है डेल्टा बी इज इक्वल टू 0, तीसरा होता है आपका ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, और फोर्थ होता है आपका बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस डी फाइव बाई डी टी। यही होता है, आई थिंक यही होती है। ठीक है, तो इस 4 इक्वेशंस होती है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, मे भी शायद से ये 4th वन में कुछ एक टर्म्स और होते हैं, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप देख लीजिएगा। ये मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशंस हैं उसमें होता है। अच्छा हाँ, इसमें 2 टर्म होते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो म्यू नॉट आई प्लस डेल्टा 5 अपॉन डेल्टा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और दूसरी ये होती है ई इज इक्वल टू डी फाइव अपॉन डी टी, और ये होता है आपका डेल्टा बी इज इक्वल टू 0, और ये होता है डेल्टा ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको कह देंगे आप गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको कह देंगे गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, इसको कह देंगे आप फैराडे लॉ, अगर एम्पियर और मैक्सवेल लॉ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 149, आपसे पूछा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, तो सबसे पहले एक सॉलिड सिलेंडर बुला लेते हैं। तो एक मेरे पास कोई सॉलिड सिलेंडर है, उसका मास m है। ठीक है, और उसकी रेडियस दी है r। ठीक है, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट अ लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो इस सिलेंडर की कोई रोटेशन एक्सिस है, इसके पैरेलल कोई लाइन है। ठीक है, तो लेट से ये कोई पैरेलल लाइन है, अब इसके अक्रॉस आपको एम आई बताना है, तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सा इजी है। ठीक है, तो इसमें आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हो, एक्सिस थ्योरम। ठीक है, और वो थ्योरम क्या होती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमको किसी एक्सिस के अलाउंग, तो आई नॉट होता है प्लस एम आर स्क्वायर, मतलब जो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्सिस के अलाउंग, और एम आर स्क्वायर मास क्रॉस डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो कहीं कहीं पे एम डी स्क्वायर भी लिखा रहता है, तो मिस कन्फ्यूज, तो इसको कर लेंगे। तो आई इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट, तो किसी भी सिलेंडर के लिए एक्सिस पे जो रोटेशन होता है, ठीक है, सेंटर पे एक्सिस पे, वो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, वही हो जाएगा एम आर स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करके उधर तो हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर कौन सा हो गया, इसका आंसर नंबर सी हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो होता है ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से होता है, ये भी आपको क्लास 11 की बुक में मिल जाएगा। तो अभी तक मतलब बीएससी के ज़्यादातर जो टॉपिक्स है ना वो 11th और 12th से रिलेटेड है, तो आप ये मत सोचिएगा कि
बीएससी के क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहे हैं, ये सारे 11th-12th के क्वेश्चन हो गए। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे, मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारे टॉपिक इंटरलिंक्ड हैं 11th 12th और बीएससी के। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई टॉपिक बीएससी में उसके क्वेश्चन है तो 11th-12th में नहीं हो सकते। अगर आपने 11th-12th की फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है तो आप बीएससी के भी बहुत सारे प्रॉब्लम इजीली कर लोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 150। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150 क्या है, देखो हमें स्प्रिंग में टेंशन बताना है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पे कोई स्प्रिंग है, ठीक है, और इस पर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन धर को, 5 न्यूटन धर को। तो किसी भी स्प्रिंग में जो टेंशन होता है, ठीक है, टेंशन ऑन स्प्रिंग वो कितना होता है, वो होता है फोर्स दैट स्ट्रेचेस द स्प्रिंग। स्प्रिंग पे जो फोर्स लग रहा है उसको स्ट्रेच करने में, वही उसका टेंशन होता है। ठीक है, अब ये स्प्रिंग कैसी है, देखो यहाँ से 5 न्यूटन लग रहा है, यहाँ से 5 न्यूटन लग रहा है, तो इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं ना दोनों डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है, जो टेंशन होगा एट ईच पॉइंट वो कितना होगा, 5 न्यूटन। ठीक है, तो इसके लिए आपको आंसर सीधे मिल गया 5 न्यूटन, यानी कि इसका क्या हो गया, इसका आंसर नंबर सी हो गया। अच्छा, अगर इसी में आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि जैसे कोई स्प्रिंग है वो किसी एक सरफेस से अटैच है और यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो अगेन इसमें जो टेंशन होगा वो कितना होगा, 5 न्यूटन। क्योंकि हमने क्या बोला, स्प्रिंग में जो टेंशन होता है वो कितना होता है, फोर्स दैट स्ट्रेचेस द स्प्रिंग, वो फोर्स जो स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर किस किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको साउंड का स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास सी के लिए हम फॉर्मूला दे सकते हैं √k के पी बाई रो। ठीक है, तो P जो है आपका ये प्रेशर है और रो आपकी डेंसिटी है। तो एक तो ऐसा हो सकता है कि आप इस फॉर्मूला से सीधे देख सकते हो कि प्रेशर और डेंसिटी दोनों पे है, लेकिन हमको एक कंडीशन याद रखनी है। हमें कंडीशन क्या याद रखनी है, K जो होता है वो CP/CV होता है, और यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर दिया है कांस्टेंट। बस ये कंडीशन याद रखनी है, टेम्परेचर है कांस्टेंट। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारे पास एक गैस इक्वेशन होती है PV = nRT। ठीक है, तो n क्या होता है, n होता है आपके नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है, तो PV = क्या हो गया, m/m/RT, ये हो गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, P को कैसे लिख सकता हूँ, m/v/m/RT ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी, तो ये हो गया डेंसिटी अपॉन मोलिकुलर मास RT। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये प्रेशर के नीचे डेंसिटी लिख दूं, ठीक है, तो प्रेशर अपॉन डेंसिटी = RT/m। अब देखो R कांस्टेंट होता है, T कांस्टेंट होता है, और मोलिकुलर मास भी किसी मटेरियल का कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब क्या आ गया, प्रेशर बाय डेंसिटी क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई। तो इसका मतलब क्या है, P अपॉन डेंसिटी आ गया कांस्टेंट। अब फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था C = √k P/P, यानी कि प्रेशर अपॉन डेंसिटी, ये आपका फॉर्मूला था। अब P बाई डेंसिटी क्या आ गई, कांस्टेंट, तो C भी क्या आ गया, कांस्टेंट, तो यानी कि C भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर it neither depend on P nor on density।
ठीक है, प्रेशर को P कहा, डेंसिटी को रो कहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको याद रखेंगे कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर का केस है। अगर हाँ कांस्टेंट टेम्परेचर का केस नहीं होता तो हमारे पास P बाई रो पे ही ये डिपेंड करता है, यानी प्रेशर और डेंसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे इट डजंट डिपेंड ऑन डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ द मीडियम। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 148 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 में हमको ये बोल रहा है कि मेरे पास कोई एक फोक है जिसके जो 2 बीट्स में वाइब्रेट कर रहा है, 2 बीट्स वाइब्रेट कर रहा है 0.04 सेकेंड में। तो हमको उसको फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि जब हम वेव को ड्रॉ करते हैं तो 1 सेकेंड में ये वेव कितना ट्रैवल करी उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो 2 बीट जो है उसने 0.04 सेकेंड में आपके कवर किए हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2/0.04। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो मेरा कितना आ गया आंसर नंबर ए। तो इसी के साथ आपके LT 2015 में आए जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो गए हैं विथ एक्सप्लेनेशन। अगर किसी को भी इन क्वेश्चनों में डाउट हो या कोई सजेशन हो कि जिसे उसे उसमें लगता हो कि नहीं इसका ये आंसर गलत है, तो वो मुझे बता सकता है। और मेरे पास ना इसकी आंसर शीट नहीं थी, तो ये मैंने खुद ही सॉल्व किए हैं। तो मतलब मेरा मानना ये है कि कम से कम 99% एक्यूरेसी होगी इन सॉल्यूशंस में। अगर कहीं पे एक आधे क्वेश्चन कोई ऐसा आपको लगता है कि गलत है उसका आंसर, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो इसी के साथ आपके